हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। सो 24 से 1 मार्च तक जो भी इवेंट हुए हैं उनको हम क्विक रिवाइज करेंगे एंड 40 क्वेश्चन का क्विज आप लोगों के लिए है। सबसे पहले बात करेंगे हम इस पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम थी। मैंने फरवरी मंथ का इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स विद एमसीक्यू लेक्चर कवर कर लिया है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक करिए और फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और एमसीक्यू को आप वहां से कवर कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीक का करंट अफेयर्स। ओके, सबसे पहले है कुछ इंपॉर्टेंस डे। तो 22 को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड स्काउट डे। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्काउट डे? क्योंकि जो वर्ल्ड स्काउट डे के फाउंडर हैं या फिर जिन्होंने स्काउट की शुरुआत की थी, रॉबर्ट बैडन पॉबल, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए हम वर्ल्ड स्काउट डे सेलिब्रेट करते हैं 22 को। थीम है स्काउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। 24 सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इस दिन इनेक्टमेंट हुआ था सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट ऑफ 1944। तो सिंस 1944 हम 24 को सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट करते हैं। डन। नेक्स्ट 27 वर्ल्ड एनजीओ डे। इंपॉर्टेंट है इस बार का एनजीओ डे क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट करता है। सिंस 2014 हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, the role of NGO in achieving the sustainable development goal। टोटल नंबर ऑफ SDG कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ SDG है 17। ओके, और टारगेट है 2030 तक इनको फुलफिल करने का। नेक्स्ट है 28 नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 28 फरवरी को 1928 में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, जिसके कारण 1930 में इन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसकी थीम अनाउंस की है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट आरबीआई सिंस 2016 एक वीक सेलिब्रेट करता है विच इज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। 26 टू 1 मार्च सेलिब्रेट किया गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जिसकी थीम थी मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियल स्मार्ट। ठीक है, मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की आपको थीम मिल जाएगी। नेक्स्ट है 1 मार्च को हमने 3 डे सेलिब्रेट किए। कौन कौन से? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड वर्ल्ड सी ग्रास डे। श्रीलंका ने बेसिकली इस रेजोल्यूशन को पास किया था, फिर एक पूरा मामला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गया एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हम 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम मतलब ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड टाइम हम वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी थीम है हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लेनेट। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की थीम थी ऑनर्स हीरो एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सिंस 2014 सेलिब्रेट हो रहा है, जिसकी थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। डन। ये पूरे वीक के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम थे। अब ये डेली करेंट अफेयर्स हमें पढ़ना होता है, नोट्स कैसे बनाएं, कैसे स्टडी करें, बहुत दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो बिल्कुल बहुत बड़ा ये टास्क होता है कि डेली करंट अफेयर्स कैसे स्टडी करें। वीडियो तो देख लिया है, लेकिन अब उसे याद कैसे रखें? क्या रिवीजन करने के लिए कुछ फॉर्मूला मिल जाता तो बड़ा आसान हो जाता कि एवरी वीक हम बस एक छोटा सा मैगजीन हमारे पास हो, वीकली मैगजीन, और हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएं। तो इसलिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है वीकली करेंट अफेयर्स मैगजीन। क्लियर? तो ये मैगजीन अगेन अगर आप लोग ने वो पीडीएफ कोर्स लिया होगा तो उस पीडीएफ कोर्स में वीकली मैगजीन और मंथली मैगजीन, डेली करंट अफेयर्स, आपके जो एमसीक्यू है वो सब कुछ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप इजीली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो वीकली मैगजीन है ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से सेग्रीगेटेड फॉर्म में है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, एविटरीज, स्टेट न्यूज, नेशनल, इंटरनेशनल एंड ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका वीकली करंट अफेयर्स का मैगजीन भी अवेलेबल है। इस मैगजीन का आज हम केवल एक ही सेगमेंट आपको डिस्कस करते हैं, विच इज अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स एंड ऑबिचुरीज में डिस्कस कर देती हूँ। रिमेनिंग आपको पोर्टल पे मिलेगा। ठीक है, आप सिंपली जाइएगा ऑलिव बोर्ड के या तो एप्लीकेशन पे या फिर ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे, तो वहां से आप यहाँ पर पीडीएफ बंडल कोड से मैगजीन को ले सकते हैं।
क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब बात करते हैं आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ। आज का जो वीकली सीए चल रहा है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। 40 क्वेश्चन का क्विज है, क्विज को अटेंड करेंगे, बढ़िया शानदार सा क्विज है, और जो भी आपका स्कोर होता है आप स्कोर भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो देखिए इस मैगजीन में कैसा आपको डेटा मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा अपॉइंटमेंट, अवार्ड और ओबिचुरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट में पहली अपॉइंटमेंट है केवीएस मनियन, अपॉइंटेड एज द जेएमडी ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर केवीएस मनियम को बनाया गया है और इनका टेन्योर 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ के बारे में बात करेंगे तो सीईओ है अशोक वासवानी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई थी एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी एंड सीईओ। एसबीएम बैंक बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस है उसकी एक सब्सिडरी है जिसकी ब्रांचेस इंडिया में आपको अवेलेबल मिलेंगी। एसबीएम बैंक का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है। करेक्ट। आशीष विजयकर अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीएम बैंक इंडिया। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या हुई है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फॉर्मर चेयरमैन थे एलआईसी के, एमआर कुमार। ठीक है, सो एमआर कुमार अपॉइंट हुए हैं एज अ बीओआई बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन। वहीं श्रीनिवास श्रीधर इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन, एंड आरव मुदन कुमार इन्हें यूको बैंक का चेयरमैन बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। नेक्स्ट पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इस तरीके के अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। 2022 से 24 के बीच में ये जनरल ऑफिस कमांडर इन चीफ नदन कमांड जो उधमपुर बेस है वहां पर थे। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूं दलजीत सिंह चौधरी जो कि एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है और इनको एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। 1984 में इनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो दलजीत सिंह चौधरी के पास प्रेजेंटली 2 बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक है एसएसबी के डायरेक्टर जनरल और एनएसजी के डायरेक्टर जनरल फॉर द पीरियड ऑफ 3 years या फिर फर्दर गवर्नमेंट के ऑर्डर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई थी एएस राजीव, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज अ विजिलेंस कमिश्नर। सो हमारी कंट्री में सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था 2003 में। इट मींस सीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीबीसी में एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए 2 विजिलेंस कमीशन होते हैं, मतलब टोटल 3 मेंबर की एक बॉडी होती है विच इज सीबीसी। तो इसी बॉडी में एक और विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है एएस राजीव, और ये अपॉइंटमेंट किसने की है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने की है। ठीक है, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर लोकपाल के चेयरमैन, इंडिया के 2nd लोकपाल। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे पिनाकी चंद्र घोष जिनका टेन्योर 2022 मई में खत्म हो गया था, और उसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती एज अ एक्टिंग चेयरमैन काम कर रहे थे। फाइनली यहाँ पे फुल अपॉइंटमेंट हो गई है लोकपाल के चेयरमैन की, और अजय मनिक राव खानविलकर इन्हें अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड जस्टिस अजय मनिक राव खानविलकर अ सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एज अ चेयरमैन ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अपॉइंटमेंट आपको बिल्कुल याद करनी है, किसी पेपर में आपको मिलेंगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है जैसा कि कहा ये अवार्ड थे इस पूरे पूरी अपॉइंटमेंट थी इस पूरे वीक की। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स। इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सो पहला अवार्ड दिया गया था शशि थरूर को। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था शशि थरूर, ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, चेवलर दी ला लीजन दी ऑनर अवार्ड शशि थरूर जी को दिया गया, जो कि एमपी है, कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं शशि थरूर। ठीक है,
इस अवार्ड की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मुंबई में। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जैसे कि बेस्ट फिल्म जवान मूवी को है, वही बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स 12th फेल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर द मूवी जवान एंड बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। फिर आप बेस्ट डायरेक्टर देखेंगे संदीप रेड्डी बंगा फॉर द मूवी एनिमल, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस नयनतारा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपनहाइमर, क्योंकि ओपनहाइमर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड हर कहीं इनका नाम है, ठीक है। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर विक्रांत मैसी फॉर द 12th फेल और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस अदा शर्मा फॉर द केरला स्टोरी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बेस्ट वेब सीरीज फर्जी को मिला हुआ है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री ये मिला है मौसमी चैटर्जी को, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हम डिस्कस करेंगे 2023 में जीडी बिरला अवार्ड। केके बिरला फाउंडेशन सिंस 1991 इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऐसे इंडियन साइंटिस्ट जो इंडिया में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूट करते हैं और जिनकी एज अंडर 50 ईयर्स होती है, उनको यहाँ पे जीडी बिरला अवार्ड दिया जाता है। तो एज अ 33rd नंबर की साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट वीमेन साइंटिस्ट डॉक्टर अदिति सेन जिन्हें जीडी बिरला अवार्ड दिया है। तो एज अ पर्सन 33rd नंबर की साइंटिस्ट है और एज अ वीमेन ये फर्स्ट नंबर की वीमेन साइंटिस्ट है जिनको जीडी बिरला अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। इन्होंने काम किया था फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नेक्स्ट ऑबिचुरीज। इस पूरे वीक में जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट पर्सन जिनकी डेथ हुई है उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले पर्सन तो आपको दिख रहे हैं, इनको आप जानते हैं, पंकज उदास, प्लेबैक सिंगर एंड गजल सिंगर हैं, ठीक है, गजल गाते हैं पंकज उदास जी, और इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के ओल्डेस्ट एमपी शफीकुर रहमान बार्क, इनकी भी डेथ हो गई है और ये समाजवादी पार्टी के लीडर थे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी पास्ड अवे रिसेंटली इन मुंबई। ये महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। सो लोकसभा के स्पीकर 2002 से 2004 तक और महाराष्ट्र के सीएम 1995 टू 1999 काम किया है मनोहर जोशी ने। ही पास्ड अवे रिसेंटली। नेक्स्ट पर्सन है सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर फली नरीमन पास्ड अवे रिसेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फली नरीमन, क्योंकि ये पद्म अवार्डी हैं। आप देखेंगे इन्हें पद्म भूषण मिला था 1991 में एंड पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 2007 में। इन्हें भीष्म पितामह, फादर फिगर ऑफ द इंडियन जुडिशरी कहते हैं। इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिए हैं। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम 1999 टू 2005 और हमारी कंट्री के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं 1972 टू 1975। इमरजेंसी के समय इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर ओबिचुरीज से मुझे पेपर बनाना हो तो सबसे पहले मैं इनका नाम ही रखूंगी, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि कितने इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्डी भी हैं, राज्यसभा के मेंबर के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, भीष्म पितामह बोल रहे हैं इनको जुडिशरी का। इनका नाम आपको याद रखना है, फली नरीमन। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वीकली जो मैगजीन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि डेली करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, सेग्रीगेटेड फॉर्म में डेली करंट अफेयर्स मिल जाता तो ज्यादा बेटर होता। समझ में आ रहा है ना? तो हम पूरे हफ्ते के लिए मैगजीन पढ़ सकते हैं, रिवीजन करने के लिए मैगजीन को सामने रख सकते हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो अगेन ये पीडीएफ बंडल कोर्स आपको ऑलिवुड की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्विज पे। पहला क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे एंड स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। India's fintech ecosystem is the blank largest in the world and growing at 14% CAGR compound annual growth rate। रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने हमें बताया कि इंडिया का फिनटेक इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है और इंडिया 14% से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया का फिनटेक इकोसिस्टम 3rd नंबर पे आता है, 3रे नंबर पे हम हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन हमको दी है। क्या कहा? हमारी कंट्री में 2016 में
300 स्टार्टअप्स थे, बट 2023 में हमारी कंट्री में 1.17 लाख स्टार्टअप्स है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ना है। ठीक है, इंडिया की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर को सेटअप किया गया है IIM शिलोंग में। इस रिसर्च चेयर को सेटअप किया गया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। थर्ड है, ये इनिशिएटिव बेसिकली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट एरिया में फोकस करता है इन द ईस्टर्न रीजन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? चलिए, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, सभी को दिख रहा है कि हाँ, IIM शिलोंग में इस चेयर को सेटअप किया गया है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने सेटअप किया है? नो। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज, पोर्ट एंड वाटरवेज ने। इसके अलावा ये ईस्टर्न रीजन में नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट करेगा। तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट, इन February 2024 which company has begun the successful commercial operation of its 50 megawatt गुजरी सोलर पावर स्टेशन इन द कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो गुजराई सोलर पावर स्टेशन कानपुर में सेटअप किया गया है और इसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। किसने इसको सेटअप किया है? तो सतलज, मतलब सतलज जल विद्युत निगम, SJVN ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which state government has launched Savera program aimed at early detection and prevention of the breast cancer? तो बेसिकली जो विजिबली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके लिए सवेरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिससे अर्ली डिटेक्शन किया जा सके ब्रेस्ट कैंसर का। और ये प्रोग्राम शुरू किसने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ये रिसेंट में लॉन्च हुई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है। वन मित्र, स्वयं स्कीम, CM वयोश्री योजना, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, युवा निधि स्कीम कर्नाटका एंड द योगश्री स्कीम वेस्ट बंगाल। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, PDF में तो सारी चीजें अवेलेबल होंगी और PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आप इजिली उसे डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट, who has been named as the new director of the Independent Evaluation Office of the World Bank's Global Environment Facility? So World Bank के Global Environment Facility में डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुआ है? तो फर्स्ट टाइम किसी डेवलपिंग कंट्री की फीमेल यहाँ पे अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है गीता बत्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिसेंट में हुई अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कि कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक किसे बनाया गया है? मियो ओका। ठीक है, US रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO बोर्ड विवेक मूर्ति। सेक्रेटरी जनरल ऑफ विम्सटेक, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ विम्सटेक इंद्रमणि पांडे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो हमने याद कराया था डेवलपमेंट मतलब विकास, तो विकासशील। और एडवाइजर कौन है इनकी? तो स्मिता सारंगी। ठीक है, नेक्स्ट, who is the author of book titled The Great Flap of 1942? How the Raj panicked over a Japanese non-invasion? So इस बुक के राइटर कौन है? तो मुकुंद पद्मनाभम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगेन एक लिस्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिसेंट में लॉन्च हुई बुक्स और उनके नाम। ठीक है, जिसमें से एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताती हूँ आपको। AI एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये बुक हमारे CDS अनिल चौहान ने लिखी है, तो ये बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामचंद्र गुहा की बुक तो ऑलरेडी आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस राइटर है रामचंद्र गुहा, तो इनकी बुक आपको याद रखनी है। एंड कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब चारू निवेदिता की पुस्तक है, तो ये तीन का नाम तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड जापानीज आर्मी एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान? तो कौन सा एडिशन था ये? धर्म गार्जियन हमको पता चल गया कि इंडिया और जापान के बीच में होती है, और ये इसका 5th नंबर का एडिशन था। ऑप्शन बी। अगेन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, रिसेंट में हुई एक्सरसाइज, जैसे कि मिलान एक्सरसाइज का 12th एडिशन विशाखापत्तनम में हुआ था। वायु शक्ति एक्सरसाइज जैसलमेर राजस्थान में हुई थी। फर्स्ट एडिशन ऑफ सदा तंसीक एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में राजस्थान में हुई थी।
ठीक है, तो इन एक्सरसाइज को भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट एडिशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस पे याद रखना। और मिलान एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्री 50 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कितनी बड़ी एक्सरसाइज इंडिया ने होस्ट की, तो इन दोनों को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटर एक्सरसाइज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? आज ही हमने देखा है 24 फरवरी, 24th of Feb, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the name of country's longest signature stay bridge recently inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in Gujarat? आंसर है उस ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु, द्वारिका गुजरात में से लॉन्च किया है। The center has approved an amendment in the FDI policy allowing how much % फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 100% का FDI अप्रूव किया है। मैंने तीनों कैटेगरी आपको डिस्कस की थी, 49%, 74% एंड आपका 100%, याद आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, NTPC लिमिटेड विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन विच स्टेट? तो NTPC भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगी? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी, अंडर द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। मॉर्गन स्टैनली प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर FY25 टू हाउ मच %? ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉरकास्टिंग है। FY24 और FY25 दोनों आपको याद रखनी है। तो FY24 के लिए इन्होंने GDP फॉरकास्ट की है भारत की 6.5%, ठीक है, और अगर यहाँ पर FY24 होता तो आंसर होता 6.9%। तो मैंने एक चार्ट भी आपको डेली करंट अफेयर्स में दिया था जिसमें रिसेंटली जो अलग अलग एजेंसीज ने फॉरकास्टिंग की है वो आपको याद रखना, स्पेशली एशियन डेवलपमेंट बैंक, RBI, इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड बैंक, IMF, ये लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आऊंगी जहां पर हम सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कंपोजिशन, उनके हेड और हेडक्वार्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। Which state has recently partnered with World Bank to set up a blended finance facility? So आंसर हो जाएगा गोवा गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में इस तरीके का पहला एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी मैं बहुत फास्ट पढ़ा देती हूँ, इसलिए देखिए आज मैं बड़ा आराम से चल रही हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। Union government has approved the proposal of Ministry of Home Affairs of the continuation of implementation of umbrella scheme on safety of women at a total cost 1180 crore rupees during the period from 21-22 to which year? तो सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो सेफ्टी ऑफ वीमेन जो स्कीम चल रही है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है 2021-22 से कब तक के लिए? तो आंसर हो जाएगा 25-26 तक के लिए। बजट है 1180 करोड़ रुपीस। ये बजट की फंडिंग कहाँ से होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और निर्भया फंड से चैनलाइज किया जाएगा इस बजट को। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली 4 इंफॉर्मेटिव पोर्टल्स को लॉन्च किया है। आपको बताना है पोर्टल और उसके फंक्शन को मैच करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, 4 पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए थे। पहला पोर्टल है प्रेस सेवा पोर्टल। इट इज फॉर ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन। न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल। सेकेंड है नेविगेट भारत पोर्टल। इट विल एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी इन द मीडिया प्लानिंग प्रोसेस। थर्ड पोर्टल है नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर। इट विल स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस इन द केबल टेलीविजन सेक्टर इन द फ्यूचर। पहला सही है, तीसरा सही है। नेविगेट भारत पोर्टल ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट के कैंपेन्स के वीडियो शेयर कर सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो सारा कार्यक्रम था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी 2 सही है, मतलब 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बारे में। ठीक है, The Union Cabinet has approved further modification of National Livestock Mission by including the additional activities. Which statement is incorrect about the recent modification? तो यहाँ पे बोला है कि
50% या फिर अप टू 50 लाख रुपीस तक की आपको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी अगर कोई भी इंडिविजुअल, एफपीओ या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर है, जो सेटअप करती है आपके कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर फॉर द हॉर्सेज, डोंकी, म्यूल एंड कैमल्स। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट है, बेनिफिशियरी शेयर ऑफ द प्रीमियम फॉर द फॉर्मर अंडर द लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 15% as against the current beneficiary share of the 20%, 30, 40 and 50%। तो बिल्कुल यहाँ पे कहा है कि जो फार्मर प्रीमियम देते हैं उसको 15% हम कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट को भी सही मान लो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एनिमल टू बी इंश्योर्ड अंडर द लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज टू 20 कैटल यूनिट इंडीड ऑफ 5 कैटल यूनिट। तो यहाँ पर 5 कैटल यूनिट पहले दिया जाता था यहाँ पे इंश्योरेंस, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 10 कर दिया है, ना कि 20। मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत ले लो। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट विल बी असिस्टेड विथ फॉडर कल्टीवेशन इन द नॉन फॉरेस्ट लैंड। बिल्कुल फॉडर कल्टीवेशन को स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। बोला गया था इनकरेक्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। ये सारी चीजें तभी आप बता पाओगे जब आप किसी स्कीम को अच्छे से पढ़ते हो। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैंक एंड आरबीआई ग्रेड बी का, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, ऐसा मार्केट में चल रहा है। तो आरबीआई में अगर आप देखोगे तो एक जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, ठीक है, और एक है आपका ईएसआई। समझ में आ रहा है? तो अगर आप बात करते हैं ये है आपका जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर ही आपका आता है ईएसआई। तो आपका ये जो हमने नेशनल लिवलीहुड मिशन बताया, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है और ये आपका ईएसआई का पार्ट भी है। तो एक ही स्कीम से आपको दो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस या फिर हर एक स्कीम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज दोस्ती रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो दोस्ती किसके साथ है? हमारी इंडिया की दोस्ती है हमारे आजकल मालदीव के साथ बहुत अच्छी चल रही है, एंड श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन ए। विच कंट्री इन एशिया रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द रीजन टू रेटिफाई ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 190 ऑन वायलेशन एंड हरासमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। सो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही एक पार्ट है, जिसमें वर्क प्लेस में वायलेंस एंड हरासमेंट को रिमूव करने की बात की गई है, और इसको रेटिफाई करने वाली पहली एशियन कंट्री बन चुकी है फिलीपींस, ऑप्शन डी। Who has been appointed as the new vigilance commissioner in the CBC? तो आंसर हो जाएगा, आज ही हमने डिस्कस किया है, AS राजीव, ऑप्शन सी। फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा मनोहर जोशी पास्ड अवे, ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के, ऑप्शन बी। Where will be the third 3-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे गीता महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सो गीता महोत्सव को इस साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पर? कोलंबो, श्रीलंका में, ऑप्शन बी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन विच स्टेट। तो इंडिया का लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ये जो भी सुपरलेटिव्स होते हैं ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी है जो कि सोलर एनर्जी को स्टोर करेगी, कहाँ पे? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के बारे में। 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट बताना है, ओके। चलिए पहला स्टेटमेंट है, इट एम टू इक्विप इंडिविजुअल विथ कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग aligning with the vision of creating job providers rather than job seekers। मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो टारगेट है उससे अलाइन करती है कि हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है, ना कि जॉब सीकर, ठीक है। इट्स पायलट फेज, इट विल बी कवरिंग 10 cities अक्रॉस द कंट्री। पायलट फेज में ये 10 cities हमारी कंट्री के कवर करेगा, ओके। It has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs and especially for the beneficiaries of PM Swanidhi scheme। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया और इसके जो बेनिफिशरीज होंगे वो आपके PM स्वनिधि स्कीम के ही बेनिफिशरीज होंगे। इसके अंतर्गत 22 वीक्स की ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है और फोर्थ नंबर का भी सही है। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च नहीं किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बाकी सारा मामला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल लेवल प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट through Ayurvedic intervention launched recently by the Ministry of Ayush and the Ministry of Tribal Affairs. So Ministry of Ayush और Ministry of Tribal Affairs ने एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हेल्थ स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट थ्रू द आयुर्वेदा इंटरवेंशन, आयुर्वेदा की मदद से स्क्रीनिंग करना और ट्रीटमेंट करना, सिंपल। तो 4 कंडीशन है यहाँ पे, बोला गया है इनकरेक्ट कौन सा है। पहला लिखा है इट एम्स टू स्क्रीन द जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट इनरोल इन द क्लास 5th to 10th. It will conduct screening in the selected 55 Eklavya model residential school across the 14 states of the country. It will give special focus on the screening anemia, hemoglobin, malnutrition and the TB. और ऑप्शन डी है ए एंड बी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो बाकी सब तो मामला ठीक है, लेकिन ये पहला वाला जो मामला है कि यहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट इनरोल है 5th to 10th क्लास, इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। 6th से 12th क्लास, 6th क्लास से 12th क्लास तक जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, एकलव्य स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी सारा सही है। ओह माय गॉड, आंसर दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इंडिया फिनिश्ड द आर्चरी एशिया कप 2024 विद 14 मेडल्स इंक्लूडिंग ब्लैंक मेडल इन द बगदाद, इराक। तो पहली चीज तो हमको ये पता चल गई कि आर्चरी एशिया कप बगदाद, इराक में हुआ था। इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं, जिनमें से 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द मिशन उत्कर्ष। मिशन उत्कर्ष को 2022 में लॉन्च किया गया था, अभी रिसेंटली न्यूज में है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 4 स्टेटमेंट है। क्या लिखा है? फॉर इट एन MOU वॉज साइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डुबरी, बस्तर, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़चिरौली एंड धौलपुर. It will benefit over 94,000 adolescent girls between the age group of 14 to 18 years. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो देखिए बी सही है, सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है आपका कि MOU साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारा कुछ सही है. ऑप्शन ए गलत है, बाकी सब सही है. मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, विच फंड हैज बीन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर असिस्टिंग आर्म फोर्स वेटरनर, विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स as well as the institute and organization created for rehabilitation of paraplegic soldiers. So ये फंड का क्या नाम है? इस फंड का नाम है आर्म फोर्स फंड फॉर वेलफेयर या फिर आर्म फोर्स डेवलपमेंट फंड, जिसमें अभी REC लिमिटेड ने 15 करोड़ रुपए दिए हैं. ठीक है, मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि REC ने 15 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर फंड के लिए दिए हैं, जिससे जो हमारे सोल्जर्स मतलब जो आपके रिटायर या एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है हाइक द FRP ऑफ शुगर केन. पहले FRP 315 रुपी पर क्विंटल थी, इसको इंक्रीज कर दिया है और कर दिया है 340 रुपीज पर क्विंटल फॉर शुगर केन सीजन 24-25. ठीक है, क्वेश्चन इतना सा है कि FRP स्टैंड्स फॉर, तो FRP का मतलब क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस. ऑप्शन बी. 11th edition of the World Government Summit has been held in Dubai. What is the theme of the event? तो 11th edition वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? दुबई में. इसकी थीम क्या थी? तो थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड अ लोगो एंड वेब पोर्टल aimed at boosting both domestic and global demand for high quality products manufactured within the state. तो स्टेट के अंदर
हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने और ग्लोबल डिमांड को फुलफिल करने के लिए और डोमेस्टिक डिमांड को भी फुलफिल करने के लिए एक वेब पोर्टल और लोगो अनवील किया है। किस स्टेट ने? आंसर है केरला, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिनका मोटो है, लोगो ऑफ द केरला ब्रांड कैरी द मोटो नन्मा, मलयालम एक्सप्रेशन है विच ट्रांसलेट टू गुडनेस। Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the project for computerization in blank primary agriculture credit society across the country with the financial outlay of more than blank. So basically गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमारे जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा और जिसके लिए कुछ अमाउंट बजट दिया है वही पूछा है। तो 18,000 हम यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को कंप्यूटराइज करेंगे और जिसके लिए बजट रखा गया है 2500 करोड़ रुपीस का। ठीक है। Ministry of Port, Shipping and Waterway aims to boost the share of inland water transport to blank by the 2030. अब देखिए हमारा फोकस है कि हम इनलैंड वाटरवेज में जो ट्रांसपोर्टेशन, जो हम कार्गो वगैरह शिपमेंट करते हैं वो अभी 2% है, हमें इसको इंक्रीज करना है कितना? बाय द 2030। तो 5% हम इसे करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Union Minister of State Rajiv Chandrasekhar has launched the Investor Information and Analytics Platform. It is developed by which IIT? So इस प्लेटफॉर्म को तैयार किसने किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे IIT मद्रास, ऑप्शन सी। Who has been recently appointed as a लोकपाल by the President द्रौपदी मुर्मू? तो लोकपाल किसने लोकपाल चेयरमैन किसके अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा जस्टिस AM खानविलकर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, ओके। रिसेंटली किस फिनटेक कंपनी ने अपना एक एप्लीकेशन स्टोर इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया है जो कि 12 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है? सो आंसर इज फोन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड? किसे अपॉइंट किया है? अभी हमने देखा है आज ही, रेणु सूद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन अप्रूव फॉर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं। ठीक है, जिसमें 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which state government has launched the Chief Minister Universal Life Insurance Scheme to mitigate financial hardship caused by the untimely demise? तो अनटाइमली अगर किसी फैमिली के प्राइमरी अर्नर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किसने लॉन्च की है? सो आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड विच कंपनी have officially signed a binding agreement to merge their media businesses in India? तो रिसेंटली वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो मीडिया ग्रुप है वाईकॉम 18, उनके बीच में मर्जर हुआ है। ठीक है, 61% शेयर आपके वाईकॉम 18 या रिलायंस के रहेंगे, रिमेनिंग 39% डिज्नी के, ऑप्शन डी। Which entity has organized its monthly district outreach program निधि आपके निकट 2.0 in over 670 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री? तो एवरी मंथ ये आउटरीच प्रोग्राम होता है, 27th ऑफ पर्टिकुलर मंथ स्टार्टिंग होती है इसकी। EPFO इसका सही आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। विथ विच IIT हैज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साइन MOU टू इवेल्यूएट एलोकेशन फॉर डेवलपिंग ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इन इंडिया? कल याद आया, कल के जो MOU डिस्कस किए थे हमने कल के करंट अफेयर्स में, तब मैंने आपको इसके बारे में MOUs के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज डेवलप करने के लिए जो आपका लोकेशन का असेसमेंट करना है वो किस IIT की मदद से किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT रुड़की या फिर IIT दिल्ली। आपका जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं। एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिवीजन करने के लिए आप वीकली और मंथली मैगजीन पे बिल्कुल टोटली डिपेंड रह सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चन
आ जाएंगे और आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, रेगुलेटरी, एसएससी या कोई भी एग्जाम, क्योंकि एसएससी के लिए हमने अलग एक पीडीएफ बंडल कोर्स लॉन्च किया है और बैंकिंग और आरबीआई के लिए अलग किया है, तो यहाँ से आपका मामला बन जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये कोर्स लेना है, मुझसे करेंट अफेयर्स पढ़ना है, नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी आपके सोर्सेज हो, बट एक ही सोर्स होना चाहिए। एक ही सोर्स पे आपको, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको एक ही सोर्स पे रिलाई करना है, एक ही सोर्स पे डिपेंड होना है, क्योंकि आप मल्टीपल जगह जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक ही व्यक्ति पे अगर आप आश्रित हो, एक ही व्यक्ति के आप सोर्सेज को कवर कर रहे हो, तो मतलब आप मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर रहे हो। और जनरल अवेयरनेस यकीन मानिए यहाँ से कवर हो जाएगा और आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट है वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।